हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे न्यूरो पेशेंट्स में हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए 10 एक्सरसाइजेस के बारे में। हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हाथों का तालमेल। किसी भी तरह की डेली एक्टिविटी को करने में दोनों हाथों में तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर किसी बॉटल को आप खोलते हैं तो बॉटल को खोलने के लिए आपको एक हाथ से उसे पकड़ना पड़ेगा और एक हाथ से उसके ढक्कन को खोलना पड़ेगा। ऐसे ही कपड़े पहनने में या फिर लैपटॉप चलाने में उंगली और हाथों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी होता है। लेकिन न्यूरोलॉजिकली रिलेटेड जब किसी कारण से हैंड फंक्शन अफेक्ट होता है तो फिर हाथों के बीच में एक तालमेल यानी संतुलन बनाने में दिक्कत होने लगती है। न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में हैंड कोऑर्डिनेशन कई कारणों से अफेक्ट हो सकता है, जैसे रिलेटेड टू ब्रेन फंक्शन, रिलेटेड टू नर्व ट्रांसमिशन एंड रिलेटेड टू मोटर कंट्रोल। ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट्स में वो ब्रेन एरिया डैमेज होने की वजह से हैंड कोऑर्डिनेशन चला जाता है जो मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। ऐसे ही पार्किंसंस डिजीज में मोटर कंट्रोल सिस्टम का डिजनरेशन स्टार्ट होने लगता है, जिसकी वजह से हैंड कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होता है। मोटर कंट्रोल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे हाथ हिलाना, चलना, उठना, बैठना, इन सब मूवमेंट्स को वो कंट्रोल करता है। तो इस सिस्टम के सेल्स धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं यानी खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में हैंड कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आने लगती है। आगे जानते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसलिए हैंड कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होता है क्योंकि इसमें नर्व पाथवेज डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। ऐसे ही सेरिब्रल पाल्सी बच्चों की कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन डैमेज की वजह से मोटर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है और फिर हैंड कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आने लगती है। तो अलग अलग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन हैंड स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन में जो प्रॉब्लम आती है वो लगभग एक जैसी होती है, जैसे लिखने में, कुछ ड्रॉ करने में, शर्ट के बटन्स लगाने में, शू लेसेस बांधने और किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाने में दिक्कत आना। इसके अलावा हाथों से किसी चीज को छोड़ने और पकड़ने में दिक्कत आना, हाथों में कंपन होना। इसके अलावा टाइपिंग करने में, स्वेटर बुनने में, कढ़ाई करने में और क्राफ्ट की एक्टिविटी करने में दिक्कत आना। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को फेस करनी पड़ती है जब हैंड कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होता है। तो इसी के लिए चलिए आइए जानते हैं वीडियो में 10 हैंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस के बारे में। आइए बात करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज की, जो है फिंगर टू नोज एक्सरसाइज। इसमें आपको इस तरह से अपने फिंगर से एक बार सामने वाली फिंगर टिप को टच करना है और फिर नोज टिप को टच करना है। इसके लिए आप किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले लीजिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसमें आराम से चेयर पर बैठना है, दोनों हाथों को थाइस पर रखना है, एक हाथ को सीधा रखें और दूसरे हाथ को उल्टा। फिर इस तरह से कंट्रोल्ड मैनर में करना शुरू करें। जब एक हाथ सीधा रहेगा तो दूसरे हाथ को उल्टा रखना है। ये एक्सरसाइज करने से भी न्यूरो पेशेंट्स में हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होने लगेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, फिर एक हाथ से मुट्ठी बनाएं और दूसरे हाथ को खुला रखें। फिर दूसरे हाथ से मुट्ठी बनाएं और पहले हाथ को खोल दें। इस एक्सरसाइज को आप इस तरीके से परफॉर्म करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हाथों को चेस्ट के अक्रॉस इस तरह से क्रॉस करिए और फिर इसके बाद बाजू को खोल दें। ये एक्सरसाइज करने से आपको समझ आएगा कि किस तरह से आपको दोनों बाजुओं को इस्तेमाल में लाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हाथों की उंगली की टिप को इस तरह से टच करना है। शुरुआत में दोनों उंगलियों में कम गैप के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होने लगेगा वैसे वैसे इसमें डिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सरसाइज भी काफी अच्छी एक्सरसाइज है हैंड कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिंगर्स को थाई पर इस तरीके से चलाना है, आगे और पीछे दोनों तरफ। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में पाम को थाइस पर ऐसे ड्रैग करना है, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे।
इससे भी हैंड कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हो जाएगा। रेगुलर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। इसमें कोहनी की एक्सरसाइज करनी है। इसमें एक कोहनी को बेंड करना है और दूसरी कोहनी को सीधा करना है। अभी तक जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई गई हैं उन सभी एक्सरसाइजेस को जितनी रेपिटेशंस के साथ आप कर पा रहे हैं उतना करिए। अगर 5 बार ही कर पा रहे हैं तो 5 बार करिए, अगर 10 बार कर पा रहे हैं तो 10 बार करिए। कंफर्टेबली करना है, कूल माइंड के साथ करिए, रिलैक्स होकर करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। परेशान होकर कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस करेंगे तो ठीक से नहीं हो पाएगी। रिलैक्स होकर करें। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप रेपिटेशंस को फिर बढ़ाते जाइए। बात करते हैं सेकंड लास्ट एक्सरसाइज की। इसमें दोनों कंधों को बारी बारी से ऊपर नीचे करना है। यानी पहले एक शोल्डर ऊपर जाएगा, उसके साथ दूसरा शोल्डर नीचे की तरफ रहेगा। ऐसे ही दूसरी तरफ करें। इसे भी पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ करने की कोशिश कीजिए। पहले एक शोल्डर और फिर दूसरा शोल्डर। अब बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज की, मतलब 10th एक्सरसाइज की। इसे आपको खड़े होकर करना है। दोनों हाथों को इस तरीके से आगे पीछे लेकर जाना है। जैसे चलते समय बॉडी बैलेंस बनाने के लिए हाथ पैरों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आगे पीछे जाते हैं, वैसे ही आपको इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो ये एक्सरसाइज सभी न्यूरो पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन पार्किंसंस पेशेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये लोग वॉक करते समय हाथों को फ्रीज कर लेते हैं, जिससे चलने में बैलेंसिंग इश्यूज आते हैं। अगर इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो उनका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जरूर इम्प्रूव होगा। तो ये है 10 एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव हैंड कोऑर्डिनेशन इन न्यूरो पेशेंट्स। आई होप सभी एक्सरसाइजेस आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि कैसे परफॉर्म करनी है। 10 में से जो एक्सरसाइजेस आप कर पा रहे हैं उन एक्सरसाइजेस को तो आपको करना ही है। इसके अलावा जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ देम डेली। थैंक यू।